हेलो बच्चों, ये हमारा जो केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक का लास्ट चैप्टर है क्लास 12th का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स एनसीईआरटी के डाउट्स हैं। तो ये जो बच्चों के डाउट्स हैं वो मैंने लिस्ट बना ली है। तो क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं। सेकंड क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कह रहा है फेरस सल्फेट मिक्स विद अमोनियम सल्फेट सोल्यूशन इन 1:1 मोलर रेशियो गिव्स टेस्ट ऑफ फेरस आयन एंड gives test of ferrous ion, but copper sulfate mixed with aqueous ammonia in 1:4 molar ratio does not give test of Cu2 plus and explain why। तो बेटा जो फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट हैं ये मिल करके मोहर सॉल्ट बना दे रहे हैं। इसका नाम सुना कभी? यस सर। मोहर सॉल्ट ये डबल सॉल्ट है। इसमें NH4 होल ट्वाइस Fe SO4 होल ट्वाइस और डॉट अब मुझे याद नहीं पर शायद तक 12H2 होता है। कितने H2 होता है? 6 ठीक है ना, 12H2 उसमें होता है एलम में, ठीक है, डॉट 6H2 होता है, ठीक है ना। तो ये जो डबल सॉल्ट है, डबल सॉल्ट का मतलब क्या है कि बेसिकली सल्फेट ने तुम्हारी पैकिंग कर ली जी, और कहीं पर Fe2+ के आयन आ करके बैठ गए और कहीं पर अमोनियम प्लस के आयन आ करके बैठ गए। जैसे हम लोग सॉलिड स्टेट में बात करते थे ना कि भाई ऑक्साइड जो है वो पैकिंग कर रहा है और हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड में ये बैठे हैं और हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड में, इस तरह सॉल्व करते थे ना, उस तरीके की चीज है। तो सॉलिड स्टेट में तो ये चीज ऐसे एग्जिस्ट करती है, लेकिन जैसे तुम इसको पानी में डालोगे वैसे यहाँ पर अमोनियम आयन अपने आप में फ्री है, फेरस आयन अपने आप में फ्री है और सल्फेट आयन अपने आप में फ्री है। तो ये अमोनियम का भी टेस्ट देगा, फेरस का भी टेस्ट देगा, अमोनियम का भी टेस्ट देगा, सल्फेट का भी टेस्ट देगा, ठीक है। लेकिन जो कॉपर वाला एग्जांपल था उसमें जो Cu2+ है सल्फेट का के साथ, ये अमोनिया के साथ मिलकर के, मतलब Cu2+ और SO4 2-, ये मेरा कॉपर सल्फेट है, ये 4 अमोनिया के साथ मिलकर के CuNH3 2+ बना लेगा, ठीक है। और ये जो चीज है ये बिल्कुल एक अलग चीज है, इसका कॉपर से कोई लेना देना ही नहीं है। ये Cu2+ से अलग कोई दूसरी चीज बन गई है, इसलिए Cu2+ के टेस्ट नहीं देती है, क्योंकि यहां पर आयरन अभी भी Fe2+ के फॉर्म में है, इसलिए वो Fe2+ का टेस्ट देता है, ठीक है। तो मोहर सॉल्ट या किसी और डबल सॉल्ट में क्या है, वो दोनों चीजें सॉलिड में साथ साथ है पर सोल्यूशन में आकर के अलग अलग हो गई हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक नया बॉन्ड बन गया है, एक नया आयन बन गया है और जो पुराना Cu2+ आयन था वो गायब हो गया, इसलिए वो Cu2+ का टेस्ट नहीं दे रही है, ठीक है। यस सर। नंबर 10 देखते हैं। तो बेटा इसमें ऑप्टिकल आइसोमर्स के स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो यहाँ देखो क्या है, जैसे हमें पीछे इथाइलिन डायमीन के 3 मॉलिक्यूल लगे हुए थे, वैसे ही क्रोमियम पे ऑक्सलेट के 3 मॉलिक्यूल लगे हुए हैं। तो एक क्रोमियम बनाएंगे, इसका ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, इस तरीके से 4 प्लेन में एक बना लेंगे। यहाँ पर एक OX लिख देंगे, यहाँ पर एक OX लिख देंगे, यहाँ पे एक OX लिख देंगे, ठीक है। तो ये 3 ऑक्सलेट के साथ क्रोमियम का कॉम्प्लेक्स बन गया, ठीक है। अब अगर ये वैसे ही है जैसे क्या कहते हैं इथाइलिन डायमीन के साथ सॉल्ट बन जा रहा था, ठीक है। दूसरा एग्जांपल जो है इसमें PtCl2En2 है, तो यहाँ पर 2 इथाइलिन डायमीन है, 2 क्लोरीन है। तो ये जो अगर एग्जाम्पल है इसका अगर ट्रांस वाली चीज बनाएंगे, तुमने देखा था वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होती है, ठीक है। तो मुझे सिस वाला फॉर्म बनाना पड़ेगा, यानी कि बिल्कुल इसी तरीके की चीज बनाऊंगा, Pt जिसके दोनों Cl यहाँ अगल बगल हैं और ये जैसे मेरा OH था वैसे 2 En यहाँ जुड़े हुए हैं, 2 En यहाँ जुड़े हुए हैं,
ये इसका ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म वाला फॉर्म है। इसी का जो दूसरा फॉर्म होता है सिस की बजाय ट्रांस वाला, जिसमें दोनों Cl ऐसे होते हैं और En यहाँ पर और यहाँ पर लगे होते हैं, इसमें क्या कहते हैं, देखो ऐसी एक सिमेट्री हो गई ऊपर नीचे, इसलिए ये जो कंपाउंड है ऑप्टिकली इनएक्टिव होता है। ठीक है। थर्ड केस है, उसमें क्या हुआ, CrNH3 होल ट्वाइस Cl2 En है, तो इसमें भी अगर सिस हो गया तब तो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। अगर अमोनिया या क्लोरीन दोनों में से कोई एक ट्रांस हो गया तो वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। तो जैसे कहीं पे कोई ट्रांस हुई, कहीं पे मिरर में सुपर इम्पोजेबल हो जाएगी। तो इस बार क्या करेंगे, इस तरीके से Cr बना लेंगे हम लोग, ये यहाँ पे Cr बना लिया, इसके 6 अपने बॉन्ड बना लेंगे, जिसमें से किन्हीं दो को सिस में En से जोड़ देंगे, इन दोनों को Cl लिख दो, इन दोनों को अमोनिया लिख दो। ठीक है। तो ये जो सिस वाला कंपाउंड है ये ऑप्टिकली एक्टिव हो जाएगा। इसमें फिर मान लो जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल, ये वाले Cl को यहां ला करके इन दोनों को अमोनिया बना देता। ठीक है। तो जो क्लोरीन में ट्रांस होता, यहां पर दोनों Cl लगा करके यहां पर दोनों अमोनिया लगा देता, यानी कि जो अमोनिया में ट्रांस होता, ये दोनों ही मॉलिक्यूल इस प्लेन के अबाउट सिमेट्रिक हो जाते, इसलिए ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होते। ठीक है। तो ये जो फॉर्म है, इसमें क्रोमियम के साथ या किसी भी एक मेटल के साथ एक डाइडेंटेट लिगेंड लगा है और बाकी मोनोडेंटेट लिगेंड है। इसमें ये जो भी मोनोडेंटेट लिगेंड है, दो अमोनिया दो क्लोरीन, ये आपस में ट्रांस नहीं होने चाहिए, बिकॉज जैसे वो ट्रांस होंगे वैसे सिमेट्री आ जाएगी और फिर ऑप्टिकल एक्टिविटी खत्म हो जाएगी। ये बात क्लियर हो गई? यस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, 13 और 14 है। तो मैं नंबर 12 से स्टार्ट करता हूं। 12 में कह रहा है राइट ऑल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स ऑफ PtNH3Br Cl Py, हाउ मेनी ऑफ दीज विल एग्जिबिट ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो देखो भाई क्या है, प्लेटिनम के ऊपर जब 4 चीजें लगी होती हैं, तो यहाँ इन्होंने एनसीईआरटी में बहुत अच्छे से बताई नहीं, लेकिन यहाँ पर चूंकि आंसर में बता दे रहे हैं, कुछ मतलब क्वेश्चन में पूछ लिया, इसलिए मैं आंसर बता दूं। जब प्लेटिनम पे 4 चीजें लगी होती हैं तो ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में जाता है। ठीक है। तो प्लेटिनम जो होगा ये स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में जाएगा। स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री में क्या हो जा रहा है, मेरे पास 4 अलग अलग चीजें हैं, तो मैं क्या कर सकता हूं, अमोनिया के ऑपोजिट Br लगाऊं तो यहाँ पे Cl यहाँ पे Py हो जाएगा। या दूसरा काम क्या कर सकता हूं मैं, अमोनिया के ऑपोजिट Cl लगाऊं तो बाकी दोनों चीजें Br और Py हो जाएंगी। या तीसरा कैसे कर सकता हूं, अमोनिया के ऑपोजिट Py लगा सकता हूं और यहां पर Cl यहां पर Br होता है। ठीक है ना। तो यही 3 केसेस मेरे पॉसिबल है। ठीक है, हो गई। यही 3 केसेस पॉसिबल है कि या तो अमोनिया के ऑपोजिट ब्रोमीन लगाओ, या अमोनिया के ऑपोजिट Cl लगाओ, या अमोनिया के ऑपोजिट Py लगाओ। ठीक है। इसके अलावा जो भी तुम केस बनाना चाहोगे वो इसी के ऊपर, इन्हीं तीनों में से कोई एक केस आ जाएगा। ठीक है। तो इसके ये 3 ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, लेकिन चूंकि ये तीनों के तीनों प्लेनर हैं, इसलिए इसमें से कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं है। ठीक है। मतलब प्लैटिनम क्योंकि प्लेनर स्ट्रक्चर बना रहा है, इसलिए उस प्लेन के अबाउट सिमेट्री होगी, इसलिए कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव नहीं। ठीक। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 पे आ गए हम लोग। यहाँ से मैं इरेज कर दूं। क्वेश्चन नंबर 13 में कह रहे हैं aqueous copper sulfate solution which is blue is color gives a green precipitate when aqueous potassium fluoride and a bright green color with aqueous potassium chloride.
एक्सप्लेन दीज एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट। तो बेटा क्या कहते हैं, कॉपर जो है तुम्हें मालूम है वो लिगेंड बना लेता है, मतलब कॉम्प्लेक्स बना लेता है। तो संभवतः, मतलब ऐसे हम लोगों को ये पढ़ाया नहीं गया है, लेकिन अगर कलर चेंज हो जा रहा है तो Cu2+ 4 फ्लोराइड आयन के साथ CuF4 2- बनाएगा। तो मेरा रिएक्शन हो जाएगा CuSO4 प्लस 4KF K2SO4, पोटेशियम और सल्फेट एक साथ हो जाएंगे, प्लस K2CuF4 स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है जी और ये जो चीज है ये, क्योंकि पोटेशियम तो कॉम्प्लेक्स बनाएगा नहीं, कॉपर ही बनाएगा, और कॉपर सल्फेट के साथ तो बनाता नहीं है, अगर बनाता तो पहले बना लिया होता। तो कॉपर फ्लोराइड के साथ ही बनाएगा, तो CuF4 2- जो है ये कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। यही वो तुम्हारा ग्रीन कलर का प्रेसिपिटेट होगा। तो मुझे पता तो नहीं था, लेकिन यही एकमात्र पॉसिबल आउटकम है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, और ठीक इसी तरीके से अगली बार जब पोटेशियम क्लोराइड डालोगे तो ठीक इसी तरीके से 4KF की जगह पर यहाँ पर 4KCl आ जाएगा, और यहाँ पे K2CuCl4 जाएगा। ठीक है, तो सेम उसी तरीके से ये जी 4 फ्लोरीन की जगह पे 4 क्लोरीन के साथ ही कॉम्प्लेक्स बना लेगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। What is the coordination entity formed when excess of aqueous KCN is added to an aqueous solution of copper sulfate? ठीक है, तो यहाँ पर वही K2 चार्ज सेम चीज हो जाएगी, इस बार Cu2+ 4 साइनाइड आयन के साथ CuCN4 2- बना रहा हो। ठीक है, ठीक है बेटा, जैसे क्लोरीन और फ्लोरीन के Yes, साथ sir. लिगेंड बना रहा था, वैसे ही साइनाइड के साथ ही कॉम्प्लेक्स बना लेगा, लिगेंड नहीं कॉम्प्लेक्स बना देगा। Why is it that no precipitate of copper sulfide is obtained when H2S is passed through this solution? तो Cu2+ की ये प्रॉपर्टी थी कि ये सल्फाइड आयन के साथ CuS का प्रेसिपिटेट दे देता था। जब तुमने वहां पे KCN मिला दिया तो अब ये Cu2+ वहां पे रहा ही नहीं, अब यहाँ पर एक नई एंटिटी आ गई, और ये चीज तो सल्फाइड के साथ जुड़ेगी नहीं, बिकॉज ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव है, इसलिए यहाँ पर CuS का प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। ठीक है, तो जैसे हम लोग अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि मोहर सॉल्ट में फेरस आयन अपना टेस्ट दे देता है, लेकिन अमोनिया डालने के बाद कॉपर सल्फेट कॉपर का टेस्ट नहीं देता है, ऐसे ही साइनाइड डालने के बाद भी कॉपर सल्फेट कॉपर का टेस्ट नहीं देगा। तो वहां पर Cu2+ खत्म हो गया, वहां पर एक नई चीज बन गई उसकी जगह पर। ठीक है जी जी क्वेश्चन नंबर 20 पे आ गया, इसके ऊपर अरेज कर लूं मैं। A solution of NiH2O6 2+ is green, but a solution of NiCN4 2- is colorless. Explain। तो बेटा देखो, तुम्हें मालूम है कि साइनाइड जो है वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ठीक है ना, तो इसमें अरे वाह वाह, अच्छा तो हम लोग इसका साथ ज्यादा आसान आंसर लिख देते हैं, ठीक है ना। देखो कोई चीज कलरलेस है, इसका मतलब ये हुआ कि वो विजिबल रीजन में लाइट नहीं एब्जॉर्ब कर रहा। यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। नहीं तो हम कह देंगे कि जो NiCN4 2- है वो विजिबल रीजन में लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसलिए वो कलरलेस होता है। ठीक है, जी यस
अब मैं थोड़ा सा घबरा क्यों गया ये मैं तुमको बता देता हूँ। क्यों हमें सर? ये बात पता है कि NiCN4 2- जो है उसमें निकेल का जो साइनाइड जो कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए इसका जो जी हाइब्रिडाइजेशन होता है वो DsP2 होता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 4 चीजें लगी हुई जी हैं और यहाँ पर जो निकेल है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3D2 है। तो अगर मान लो दोनों के हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिकल होते तो मैं लिगेंड से लिगेंड को कंपेयर करके कह देता कि यहाँ पे डेल्टा ऑक्टाहेड्रल ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर ज्यादा एनर्जी का प्रोटॉन एब्जॉर्ब हो रहा है, या ऐसी कोई बातें मैं कह सकता था। यहाँ पर क्या हो गया कि न सिर्फ लिगेंड इन्होंने बदल दिए, जबकि इन्होंने यहाँ पर 6 वाटर लगे थे, यहाँ पर 4 साइनाइड लगे, यानी कि हाइब्रिडाइजेशन भी बदल दिए। ठीक है, और स्क्वायर प्लेनर में जो DsP2 हाइब्रिडाइजेशन होता है वो कैसे होता है, उसकी डेल्टा वैल्यू कैसी होती है, ये हमको क्लास 12 में पढ़ाया नहीं गया है। ठीक है, तो मैं अब ये नहीं कहना चाहता कि जो इसके डेल्टा नॉट की वैल्यू है उसके कंपैरिजन में यहाँ पर डेल्टा की वैल्यू कितनी होगी, ये मैं इसलिए नहीं कहना चाहता बिकॉज ये मुझे पढ़ाया नहीं गया है। लेकिन जो बात मैं कह रहा हूँ वो बात ठीक है बिल्कुल सही है। NiCN4 2- जो है वो विजिबल रीजन में लाइट एब्जॉर्ब नहीं करता होगा, इसीलिए वो कलरलेस है। ठीक है, सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट कर देता होगा तो व्हाइट कलर का दिखाई देता होगा। ठीक है, ये इसका आंसर। सर हाँ बेटा बोलो बोलो। नहीं सर, कुछ नहीं, मैं यस सर बोल रही थी। अच्छा यस। अब 23 पे आ जाते हैं। 23 में कह रहे हैं, अरे बाप रे तो बड़ा परेशानी वाली बात, आसान सवाल पूछ लिया। गिव द ऑक्सीडेशन स्टेट d ऑर्बिटल का ऑक्यूपेशन मतलब एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द सेंट्रल मेटल आयन इन द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस। तो सारे बताऊं या बेटा कोई स्पेसिफिक पूछना है? सर डी ऑर्बिटल वाला, हैं? डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन। अरे सर भाई बस डी ऑर्बिटल ऑक्यूपेशन। जैसे इसमें कोबाल्ट है, ठीक है, अब देखो इसमें हाँ कोबाल्ट जो है वो 3+ है। ठीक है, हाँ कोबाल्ट 3+ का मतलब ये हुआ कि ये D6 कॉन्फ़िगरेशन है। देता हूँ, हाँ हाँ जी CO के पास 3 ऑक्सलेट हैं। ठीक है, और 3- चार्ज है, इसका मतलब कोबाल्ट 3+ है। ठीक है, ऑक्सलेट रिलेटिवली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इसलिए ये D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर लेगा। ठीक है, जी सर। तो D6 सिस्टम है, तो D6 में उनको 6 के 6 जो इलेक्ट्रॉन है इनको पीछे के 3 ऑर्बिटल में ढकेल करके, और ये 2 ऑर्बिटल में और आगे जो 1s और 3p हैं इनमें ये 6 बॉन्डिंग इस तरीके से कर लेगा, उसका हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है। ठीक है, जी सर। अच्छा मेरे हिसाब से यही से बताना है, ठीक है ना। फिर NH4 होल्ड ट्वाइस COF4। ठीक है, तो पहली बात तो देखो ये कोबाल्ट 2+ है, कोबाल्ट 2+ का मतलब है T7 सिस्टम है। ठीक, दूसरी बात है फ्लोराइड जो है वीक फील्ड लिगेंड है, तो ये फिर sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेगा। ठीक, जी जी ठीक है, और जो D वाले ऑर्बिटल हैं वो D7 की वजह से पेयर नहीं होंगे, और ये इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे रह जाएंगे। ठीक है, जी सर इस तरीके से करके देख लें। ठीक, जी और सर। उसके बाद हम लोग 27 और 31 दो और हो गए हमारे। 27 में कौन सा करना बेटा? अच्छा भाई जो ये है तो
सर तुमने किताब नहीं कोई पढ़ी। भी जो है डिस्कस बताइए ब्रीफली गिविंग एन एग्जांपल इन ईच ऑफ द सर, ये फॉलोइंग याद नहीं है। इज द रोल ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बायोलॉजिकल सिस्टम में हीमोग्लोबिन में क्या कहते हैं, जो ग्लोबिन प्रोटीन है वो आयरन के साथ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बता रही है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम का कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। एनालिटिकल केमिस्ट्री में जैसे इन्होंने बताया है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम को का टाइट्रेशन करने के लिए EDTA के कॉम्प्लेक्स यूज करते हैं। मेडिसिन में इन्होंने बताया है जैसे क्या कहते हैं, रोडियम के कॉम्प्लेक्स हैं, ये दिखा देता हूँ यहाँ पर, ये प्लेटिनम के, सॉरी रोडियम के कह रहा हूँ, प्लेटिनम के कॉम्प्लेक्स है सिस्प्लैटिन, हाँ जो सर, कि आखिरी ट्यूमर को इनहिबिट करने के लिए यूज होते हैं, ठीक है ना। तमाम तरह के जो विटामिन हैं वो क्या कहते हैं, चलो विटामिन को मेडिसिन में तो नहीं गिनेंगे, ठीक है ना, ठीक है। जैसे ये कह रहे हैं कॉपर की आयरन की पॉइजनिंग हो जाती है, तो हम लोग उसको चिलेटिंग लिगेंड्स होते हैं डी पेनिसिलामाइन और डेस्फेरिऑक्सिन बी, इनको यूज करके उसको रिमूव करते हैं। लेड पॉइजनिंग हो जाती है तो EDTA यूज करके उसको रिमूव करते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर सिस्प्लैटिन जो है ये ट्यूमर्स को ट्रीट करने के लिए काम में आते हैं, ठीक है। तो ये जो पूरा पैराग्राफ है वो मेडिसिन वाला हो गया, ठीक है। ऐसे ही अगर तुम पढ़ोगी तो बायोलॉजिकल वाला ये वाला आ गया, ठीक है ना। जो विटामिन वाला था वो इसमें आएगा। साइनेकोबालामीन में कोबाल्ट का क्या कहते हैं, B12 जो है उसमें कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, ठीक है। और हीमोग्लोबिन वाला एग्जांपल मैंने दे दिया कि फोटोसिंथेसिस में मैग्नीशियम का क्लोरोफिल में है, ठीक है। इस तरीके से इस वाले पैराग्राफ को पूरा पढ़ो। और कौन सा बच गया नीचे, बायोलॉजिकल, मेडिकल और क्या था, एनालिटिकल और एक्सट्रैक्शन मेटलर्जी हमने पढ़ाई है। उसमें गोल्ड या सिल्वर को रिमूव करने के लिए साइनाइड प्रोसेस करते हैं, ठीक है ना। तो ये यूजर्स को पढ़ोगे तो उसमें मिल जाएंगे सारे, ठीक है। जी सर। 31 आ गया। तो मैं बताऊं गड़बड़ क्या हो गई है, जो मैंने अपना वीडियो बनाया उसमें यूजर्स को बहुत अच्छे से डिटेल में नहीं समझाया है ना, इसलिए तुम ऐसा काम कर रही हो। नहीं सर, पढ़ाया तो है आपने। हाँ मतलब उतना अच्छे से नहीं सर वो समझाया। अब याद नहीं है। हाँ उसको याद करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट सवाल आ जाते हैं इसमें से, ठीक है। अमंग द फॉलोइंग द मोस्ट स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस, तो बेटा ये देखो वाटर का है, ये अमोनिया का है, ये ऑक्सलेट का है और ये क्लोराइड का है, ठीक है। तो हम पीछे जा करके देखेंगे तो हमारे पास ऑक्सलेट आई थिंक इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट है ना। साइनाइड होता तो और अच्छा हो जाता। तो ये कहाँ पे गई हमारी वो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये रही ना। तो नहीं बेटा गलत बता गए, अमोनिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अमोनिया वाला आंसर इसका करेक्ट है, ठीक है। अमोनिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अमोनिया करेक्ट, ठीक है। 31 हो गया। और बोलो और कुछ, अब तो बचा है 32 ही एक बचा, ठीक है। सर हाँ बोलो बेटा। सर हाँ सर, इसमें चिलेशन की वजह से नहीं ये ऑक्सलेट वाला सबसे स्ट्रॉन्ग होगा ना भाई, ये तो बड़ा मुश्किल सवाल तुमने पूछ लिया। तो चलो आंसर देख लेते हैं, लास्ट में दे रखा है मेरे हिसाब से बेटा क्या है कि जैसे अगर तीसरा ही दे रखा है इसमें। क्या दे रखा है इसमें, नहीं दे रखा होगा, बुक के अंत में दे रखा होगा, देखो तीसरा ही दे रखा है। हाँ ऑक्सलेट वाला दे रखा है। तो अभी ये बेटा क्या हुआ कि दो म्यूचुअली अपोजिंग फैक्टर लग गए। अमोनिया ज्यादा स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, लेकिन ऑक्सलेट में चिलेशन हो रहा है, ठीक है। तो मतलब डेल्टा H के हिसाब से अमोनिया ज्यादा अच्छा है और एंट्रोपी चेंज के हिसाब से ऑक्सलेट ज्यादा अच्छा है। तो इसका मतलब चिलेशन की वजह से ऑक्सलेट करेक्ट आंसर हो जाएगा, थर्ड आंसर अच्छा, ठीक है। अब यहाँ से हमको पता चल गया कि अगर मुझे अमोनिया और ऑक्सलेट में कभी कंपेयर करना हो तो हम ऑक्सलेट को बेटर लिगेंड कह देंगे, बिकॉज वो चिलेशन करा, ठीक है जी सर। जी इसके साथ हमारे इसके डाउट्स हो गए। क्लास को भी बंद करते हैं। थैंक यू वेरी मच।